गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी एस्पिरेंट चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ओवर टाइम काफ़ी कम होता है, काफ़ी बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कंपनी में जैसे रिसेंटली 2018 में क्या हुआ कि आपने शायद याद होगा कि वॉलमार्ट, एक जो अमेरिकन बेस्ड ई कॉमर्स वाली कंपनी थी, उसने 77% जो स्टेक है, जो अपना उसमें जो हिस्सेदारी है, वो फ्लिपकार्ट में खरीद लिया था। तो ये एक एफडीआई था। आपने सुना होगा कि भारत में बहुत सारी कंपनीज को एफडीआई मिल रहा है, भारत में बहुत सारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये जो पूरा पिक्चर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर आपने नाम सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसी में एक टाइप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलो देखते हैं। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी पर्सन ने किया हो। अब वो पर्सन कौन है? जो भारत में नहीं रहता है, यानी कि द पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया, जो भारत से बाहर रहता है। वो पर्सन एक फॉरेन इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो पर्सन एक एनआरआई भी हो सकता है, और वो एक कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वो वो जो है एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको करना है तो वो इंसान फॉरेनर भी हो सकता है, वो एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है। बस ये कंडीशन है कि वो भारत का पार्ट नहीं होना चाहिए, भारत के अंदर वो नहीं होना चाहिए, वो भारत से बाहर से वो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किस में करोगे, मतलब कौन सी चीजों में इन्वेस्टमेंट करोगे? ये होता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। अब ये कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इसमें तीन चीजें आती है जनरली, या तीन चार चीजें आती है जो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर वारंट्स, ये सारी चीजें हैं। अभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल ब्रीफ इन डिटेल। ये बड़ा एक ना आयरॉनिकल सी चीजों को ब्रीफ इन डिटेल, जबकि ब्रीफ का मतलब ही होता है कि चीजों को छोटे, मतलब सिंप्लीफाई और कम में बताना। खैर, इक्विटी शेयर, देखो इक्विटी शेयर का मतलब है अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को जब खरीदते हो तो उसमें आपकी ऑनरशिप दिखाई जाती है। उस ऑनरशिप के साथ साथ यू ऑल्सो गेट द वोटिंग राइट, आपको उसके मैनेजमेंट में वोटिंग राइट्स भी मिलता है इक्विटी शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? मान लो कि कंपनी अगर वाइंड अप होने वाली है, उसका कंडीशन खराब होने वाला है, या उसको अपने शेयर्स प्रॉफिट बेचने हैं, प्रॉफिट तो देने पड़ेंगे। आपके कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को लोगों ने खरीदा है, स्टेक होल्डर जो है। तो इन केस जब उसको प्रॉफिट भी अपना कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्हें वो पहले प्रेफरेंस देगी, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेगा डिविडेंड्स पे, रिपेमेंट पे, अपने कैपिटल पे। तो उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ऐसे शेयर्स को भी लोग कंपनी बेचती है या फिर इशू करती है, जहां पे वो ये इंश्योर करती है कि अगर इन केस ऑफ वाइंडिंग द कंपनी, हमें आपको ऑनरशिप दे देंगे, हम आपको पहले ही ये सारी चीजें देंगे। लेकिन इस केस में जिनके पास ये प्रेफरेंस शेयर होता है ना, ये इंटरेस्टिंग बात है कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। बट इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। अभी हमने देखा ना। मूविंग अहेड वी हैव दिस डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? देखो, डिबेंचर का मतलब होता है कि जनरली ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जिसके पास, अगर आपने मान लो कि आपने बॉन्ड इशू करा, लेकिन उस बॉन्ड के अगेंस्ट में आपको कोई कोलैटरल नहीं है। ठीक है, अगर आपको पैसा मिल भी रहा है तो यू डोंट हैव द कोलैटरल, यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट जो आप उसको सपोर्ट कर पाएगा। ये बॉन्ड ही है, लेकिन इसके पास एक तो कोलैटरल नहीं है, और दूसरा कुछ समय के बाद आप इसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव दिस शेयर वारंट। अब शेयर वारंट का मतलब क्या है? शेयर वारंट बेसिकली ऐसे वारंट होते हैं, ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पे या फिर प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड पे आप उसे इशू कर सकते हो। मैं जानता हूं ये बड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, लेकिन चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसने कुछ टाइम, मतलब आज मान लो कि डेट है 4 ऑफ फैब, ठीक है, आज 4 ऑफ फैब डेट है। आज एक कंपनी ने अपने 500 स्टॉक्स 800 रुपए पर स्टॉक्स पे इशू करे। ठीक है, अब ये जो स्टॉक्स इशू करे या जो इसने अपना शेयर इशू करा, इसे हम शेयर वारंट बोल रहे हैं। इसमें खासियत क्या होगी कि इसके पास एक, हमने बोल दिया कि आपके पास 5 साल का समय है, आप 5 साल के अंदर किसी भी
टाइम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको जब मन करे आप इन शेयर्स को 800 रुपए में ही खरीद पाओगे। मतलब अगर मान लो कि 3 साल के बाद इनके शेयर्स का प्राइस 1200 हो गया, लेकिन चूंकि आपके पास शेयर वारंट है, आपने वो शेयर खरीदा है जो शेयर वारंट के फॉर्म में आपको मिला था, तो यू विल हैव दिस राइट कि आप उसे 800 रुपए की ही मार्केट प्राइस में खरीदोगे। तो इस बार से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका उस मार्केट में उस टाइम क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट में कितने शेयर्स है। आपने जिस फॉर्म में, जिस बेसिस पे, जिस एक्चुअल प्राइस पे, जिस एक्चुअल रेट पे पहले से, जो टाइम से पहले जो चीजें थी उस पे जो चीजें खरीदी हैं, आप जो टाइम पीरियड मिलेगा आपको, उस टाइम पीरियड में आप कभी भी उसी रेट में चीजों को खरीद सकते हैं। ये है आपका शेयर वारंट। अब ये इसलिए बेनिफिशियल है कि ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है कि मान लो कि इन केस उनको लगता है कि इसका मार्केट वैल्यू कम होने वाला है, तो उस केस में भी दे विल हैव द चांस कि वो शेयर आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो पहले से प्री डिटरमाइंड है प्राइस है। ठीक है। अब ये जो ऑब्लिगेशन है कि आपको 5 साल के अंदर खरीदना है या जो भी 7 साल के अंदर खरीदना है, जो टाइम फ्रेम हमने दिया है, ये उस कंपनी का वो ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बोलते रहे कि बार बार कि खरीद लीजिए खरीद लीजिए। ये आप पे ऑब्लिगेशन है कि आपके पास 5 साल का समय है, तो प्लीज जाइए। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके फेवर में नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है ना, जिस प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आपने चीजें खरीदी हैं, स्टॉक्स खरीदा है, उसी में आप खरीद लीजिए अभी जाके, या आपको जो मिला है। ठीक है। चलो, ये सारी चीज समझ में आ गई। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बता दिया। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में 4 चीजें हमने देखी। ठीक है। क्या क्या देखा हमने? इक्विटी शेयर्स हमने देख लिया। ठीक है। हमने फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स देखा है, प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिबेंचर्स देख लिया, और हमने शेयर वारंट्स देख लिया। ये कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। जिसी फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 2 तरीका होता है, डिपेंडिंग ऑन द कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक होता है एफडीआई और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें जो डिफरेंसेस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा आपने कितना परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझते हैं पहले। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगेन एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे जो कोई इंसान बाहर है, वो पर्सन मतलब वो कंपनी हो सकती है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, अगर उसने भारत की अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी वो क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और साथ ही साथ अगर उसने एक ऐसी इंडियन कंपनी जो लिस्टेड है, यानी कि जो स्टॉक्स मार्केट में जिसके शेयर्स आपको मिल जाते हैं, उसमें उसने लगभग उसके 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, तो वो भी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि उस वॉलमार्ट ने क्या करा था? उस वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में अपना 77% का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो वो एफडीआई कहला जाएगी। लेकिन व्हाट इफ अगर हमने ये बोला कि अगर 10% से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? दैट वुड बी नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भारत के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स या उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मतलब इशू नहीं कर सकते। वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्हें भी हम क्या कह लेंगे, लेकिन उस टाइम हम उन्हें डेट कहते हैं, उन्हें हम एफडीआई नहीं कहते, उन्हें हम डेप्ट के नाम से जानते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली 2 तरीके से आता है। एक मतलब जहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी कि ऑटोमेटिक रूट है, आप इस कंपनी के ऑनर से बात करो एंड यू हैव, आप अपने शेयर्स को लिस्ट करो, उसके बाद आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, जैसे एलआईसी हो गया, सेक्टर हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी जहां आज भी एफडीआई अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक सेक्टर जो है भारत का, वहां आज भी आपको एफडीआई अलाउड नहीं दिखाई देता है। जैसे टोबैको इंडस्ट्री है, वहां आज भी एफडीआई अलाउड नहीं है। डिफेंस सेक्टर में भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बट वहां पे तो धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी लिबरलाइज हो रही है। ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके लिए पैसे चाहिए, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ये सारा जो एप्लीकेशंस है, ये सारा जो डाउट है, अगर कुछ डाउट भी आ रहे हैं तो कुछ तो मिनिस्ट्री होगी ना जो रेगुलेट कर रही होगी भारत में पूरे इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। तो हाँ, ऐसी भी कंपनीज हैं, ऐसी भी रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो इसका ऑब्लिगेशंस अपने अपने सर पे रखती है। जैसे ये आपका है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रूल्स को पूरे अच्छे से
कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अनाउंस करती है, बनाती है। अब इसी डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ही जिम्मेदारी है कि जितना भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग अपनी क्लैरिटी रखोगे, आप रेगुलेशंस बनाओगे एंड आप ही सारी चीजें उसकी सुपरविजरी मतलब सुपरवाइजिंग करोगे, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट एक और चीज लाइन है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी को एफडीआई या एफपीआई मिल रहा है, उसे आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टेज पे। उसे क्या बोलना है कि बस मेरे पास इतना पैसा आ रहा है और जितना हम इशू करने वाले हैं शेयर्स, ये इनसे इंफॉर्मेशन दे देनी है किसी भी फॉर्मेट के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यू नीड द परमिशन ऑफ द सेबी, जो कि भारत की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। और कुछ समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, चीजें क्या होती है। मान लो कि एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया कंपनी में 15%, उस कंपनी का दाम था, मान लो कि मार्केट वैल्यू 100 रुपए था, उस कंपनी ने 15 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उस कंपनी ने 15% से अपना इन्वेस्टमेंट कम करके 9% पे कर दिया, यानी कि आज वो जो कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट करा उसमें 9 रुपए का। तो क्या ये फिर भी एफडीआई कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 रुपए 10% से कम हो गया? ये फिर भी एफडीआई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एफडीआई भले ही वो 10% से कम चल जाए, लेकिन फिर भी वो एफडीआई ही कहलाएगा अगर वो एफडीआई के तौर पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर मान लो कि एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे वो 10% से कम का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे या एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या फिर एक एग्रीमेंट हुआ है कि ओवर टाइम 1 साल के अंदर आप इस 10% वाली चीजों को बढ़ाओगे, तो क्या वो एफडीआई कहलाएगा? हाँ, तब भी वो एफडीआई कहलाएगा अगर वहां पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक ऑब्लिगेशन है, एक वहां पे एग्रीमेंट है कि आप विद इन 1 ईयर अपने इस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाने वाले हो, तो हम हाँ इसे एफडीआई के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, अब और क्या है एफडीआई के बारे में। यार देखो, एफडीआई जो है ना, मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किया जाता है। जैसे मान लो एक अमेरिका में स्टील कंपनी है, ठीक है। अगर वो स्टील कंपनी है तो वो इंश्योर करती है कि क्योंकि उसका एक्सपर्टीज स्टील की इंडस्ट्री में है, स्टील के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है, तो वो जब भी भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो स्टील वाली कंपनी को ही इन्वेस्ट करेगी। यानी कि ये सेक्टर स्पेसिफिक है, किसी खास या किसी स्पेशल सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट होता है। जो एफडीआई होगा वो जनरली एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। और एफडीआई जब भी किया जाता है ना, इस इंटेंशन के साथ किया जाता है कि हम उसके मैनेजमेंट में अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाए, हम उसके मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाए, हम उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो एफडीआई का 3-4 गोल है। पहला, वो सेक्टर स्पेसिफिक है। दूसरा, वो लॉन्ग टर्म गोल है। तीसरा, कि वो मैनेजमेंट में अपने आप को चाहता है बढ़ा के रखना, उसको इन्फ्लुएंस करना। चौथा है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉकअप टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत वहां से निकाल लोगे, यू हैव द लॉकअप पीरियड। लेकिन ये सारी चीजें तो एफडीआई के बारे में हो गई, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, भारत में जो एफडीआई आ रहा है, जब आपके पास कैपिटल नहीं है तो यू नीड कैपिटल। तो एफडीआई जब आएगा तो कैपिटल्स मिलेंगे, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, कंपनी परफॉर्म अच्छा करेंगी एंड भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसलिए एफडीआई बहुत जरूरी है। और जो कि लॉकअप टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार आप निकाल लोगे, जब मन करेगा डाल दोगे, नहीं। तो ये काफी स्टेबिलिटी भी देता है। तो जितना ज्यादा एफडीआई होगा वो स्टेबिलिटी का साइन होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट केस में जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई आपको लॉकअप पीरियड नहीं होता है, स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी खराब होती है। कभी आया उनको मन किया, मार्केट जहां उनको बेनिफिट दिखता है वो पैसा निकाल लेते हैं। जब मार्केट में लगता है कि भारत में मार्केट अच्छा ग्रो करने वाला है, दे पुट इन द मनी, दे पुट इन द कैपिटल। तो एक काफी यहाँ पे स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम तो रहती है। तीसरा चीज ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं आते, उनका प्रायोरिटी बस पैसा कमाना है। दे डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इनटू द मैनेजमेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी। नहीं, उनका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना, टू अर्न द मनी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या, ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये किसी भी कंपनी में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। ये ऐसा नहीं है कि इनका बस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, ये कहीं पे भी कर सकते हैं। दे डोंट हैव दी boundary and the restrictions or the limitations to invest in one particular company. Okay,
चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो आपका एफडीआई होता है ना, वहां पे आप एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना लेते हो। जॉइंट वेंचर कंपनी, एक कंपनी आपने बना ली, उसमें आपने कुछ शेयर्स खरीद लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ आप कई बार आप शेयर्स वहां पे निकाल देते हो, कुछ आप एक नई सब्सिडरी कंपनी बना देते हो। तो इस तरीके से आप एफडीआई करते हो। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो जनरली कैसे होता है, शेयर्स के परचेज से होता है। ऐसे नहीं कि आप नया कंपनी बना के वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप नई कंपनी बना के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जॉइंट बेसिस पे, तो वो एफडीआई कहलाएगा, वो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। ये तो हमने पूरा मतलब देख लिया कि एक डिस्कशन कर लिया कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्या क्या चीजें हैं। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका ट्रेंड भारत में क्या रहा है। हाउ मच मनी दैट इंडिया इज हैविंग, हाउ मच मनी इंडिया इज गेटिंग इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर एफडीआई अच्छा है तो ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर एफपीआई अच्छा होगा, मतलब एफपीआई ज्यादा है, तो उस केस में भारत की स्टेबिलिटी एक क्वेश्चन आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, पहले तो भारत को सबसे ज्यादा जो एफडीआई आता है, वो आता है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में आता है। उसके बाद आपको सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, अब ये भी सिंगापुर से सबसे ज्यादा भारत को इन्वेस्टमेंट आता है, मॉरिशस है ना, मॉरिशियस एंड यूएस। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेट्स सी द ट्रेंड कि भारत में क्या ट्रेंड रहा है। 17 को देखें तो हमारे पास 44 बिलियन डॉलर के आसपास रहा, और 2021 के आसपास हमारे पास 58 बिलियन डॉलर हमारे को इन्वेस्टमेंट मिला है। ठीक है, लगभग हमारा जो, हाँ यस, ये हमारा एफडीआई हो गया। तो ओवर टाइम ये काफी स्टेबल तो नहीं है, मतलब देखा जाए तो उतना भी इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है। एफडीआई काफी स्टेबल रहा है, जैसे मैंने बोला भी। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीज तो हमने पढ़ लिया कि एफडीआई क्या है, नॉल क्या है, ट्रेंड क्या है। लेट्स सी कि एक और तरीका, मान लो कि एक अमेरिकन कंपनी है, या फिर एक ऐसी कंपनी है जो अमेरिका के लोगों से पैसा तो उठाना चाहती है। ठीक है, अमेरिका के लोगों से पैसा उठाना चाहती है, लेकिन अमेरिका के स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट करना पड़ेगा अपना शेयर। लेकिन वहां लिस्टिंग में आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगे, बहुत सारा प्रोसेस होगा, मतलब हैसल प्रोसेस होगा। तो वो कंपनी बोलती है यार इतना मुझे माथा पेची नहीं करना है, इतना मुझे हैसल्स में नहीं पड़ना है। तो वो क्या करती है, एक ऐसे बैंक के पास जाती है जिसका मेन काम ही यही करना है। जैसे एक बैंक होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये बैंक क्या करता है, ये बैंक बेसिकली किसी भी, मान लो कि जो बाहर से है, मतलब आउट ऑफ द अमेरिकन पीपल है या फिर नॉन अमेरिकन है, उनके शेयर्स को खरीद लेता है और उनके बिहाफ में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। यानी कि दे डोंट रिक्वायर टू बी डायरेक्टली एंगेज्ड इनटू द अमेरिकन स्टॉक मार्केट। उनके बिहाफ में वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक करता है। अब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है वो कैसे करता है, तो ये उन नॉन अमेरिकन पीपल के बेसिस पे जो अमेरिका के लोगों से पैसा उठाना चाहते हैं, तो उस नॉन अमेरिकन पीपल के लिए उनके बिहाफ में वो कुछ शेयर्स इशू करेगा। ठीक है, उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, उन रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या हुआ इसका मतलब, अमेरिका के लोगों से अगर पैसा उठाना है, लेकिन आप चूंकि नॉन अमेरिकन है, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपने आप को इशू नहीं करना चाहते हैं, लिस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप उस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास जाते हैं और आपके लिए वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लॉन्च कर देते हैं, और फिर वो वहां से आपको पैसा मिल सकता है। ये आपका एडीआर, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, भारत में कैसे लोन लिया जाता है, भारत की कंपनी को अगर फॉरेन मार्केट से लोन उठाना है तो वो क्या करती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।